मर्केंटलिज्म कर लिया था, उसी में एक आता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। वाणिज्यवाद के बाद में पूंजीवाद का विकास होता है। ठीक है, तो वो भी एक छोटा सा टॉपिक है उसका, उससे जुड़ा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। वाणिज्यवाद का जैसे पूछा गया था, वैसे पूंजीवाद के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाणिज्यवाद की जिस तरह पूछा गया था, उदय के कारण क्या है, उसके विशेषताएं क्या है, और वाणिज्यवाद का पतन कैसे हुआ, या वाणिज्यवाद के प्रभाव क्या थे, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूंजीवाद के ऊपर। पूंजीवाद क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारण बताइए, या इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्लास में। पूंजीवाद जो है वो इकोनॉमी, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। एक फॉर्म है, मतलब अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है पूंजीवाद। ठीक है, 15वीं शताब्दी में जब यूरोप में तकनीकी विकास हो रहे थे, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उस समय जो नई अर्थव्यवस्था विकसित हुई यूरोप के अंदर, उसको पूंजीवाद कहा गया है। ठीक है, तो कैसे थी, क्या क्या था, वो सब देखेंगे हम। पूंजी का वाद का जो अगर बात करें अर्थ, इसका इसके अंदर पूंजी लिख शब्द आता है, पूंजी का प्रयोग होता है ना। पूंजीवाद वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग होता है। ठीक है, और पूंजी का जो संचालन है वो एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है और अलग अलग व्यक्तियों के समूह के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जिनके पास धन होता है अच्छी मात्रा में, वे बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने के ऊपर कोई व्यवसाय ऐसा गठन करते हैं उसका, कि उससे फिर वो और ज्यादा पूंजी बना सके। इससे जो उनके पास धन होता है, इस धन का प्रयोग वो करते हैं कच्चा माल खरीदने में, औजार खरीदने में, और बड़ी संख्या में इसके अंदर फिर मजदूरों को काम पर लगाया जाता है, जिससे जो आगे हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, वो सब परिणाम थे इनके। ठीक है, पूंजीवाद वो है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ज्यादा लाभ कमाने के लिए पूंजी का निवेश करता है, किस पे, कच्चे माल पर और औजार पर, और बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाता है। और उस समूह या उस व्यक्ति का जो उसके व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, उससे देश की भलाई या समाज की भलाई करने का मकसद नहीं होता, सिर्फ लाभ कमाना इसका मकसद होता है। ठीक है, तो उसको पूंजीवाद कहा गया है। इस व्यवस्था में हालांकि सबसे ज्यादा उत्पादन के अंदर भूमिका मजदूरों की होती है, लेकिन मजदूरों के पास में कुछ होता नहीं, वो मजदूरी करने के लिए काम करते हैं सिर्फ। ठीक है, जो लाभ होता है व्यवसाय का, वो या तो व्यक्तियों के समूह को या व्यक्ति को मिल जाता है, और फिर उस लाभ को फिर से बिजनेस के अंदर निवेश करते हैं, व्यवसाय के अंदर, और फिर से उस लाभ को कमाते हैं। और मजदूरों को क्या मिलता है, जो उन्होंने श्रम किया, जो उन्होंने मतलब मजदूरी की, उसके बदले में उनको कुछ वेतन मिल जाता है, जो बाकी जो लाभ है वो जो पूंजीपति है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो जो पूंजी जो तैयार हुई बनकर, मतलब पूंजी जो व्यवसाय से कमाई गई है, उसमें देखा जाए तो ज्यादा मेहनत तो लगी मजदूरों की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। उस उनकी जो मजदूरी थी उसके बदले में जो लाभ मिला वो व्यवसायी को मिलता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का, मतलब दूसरे की मेहनत के द्वारा खुद पैसे जो बनाने का काम एक किस्म का होता है, उस तरह पूंजी के द्वारा वो पूंजीपति वर्ग करता है। तो ये अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी 15वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर, तो उसी को लेकर इसको कैपिटलिज्म बोला गया। कई देशों में जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था है, जैसे अमेरिका है। ठीक है, तो कई देशों के अंदर पूंजी है, जिसके पास पूंजी होगी वो व्यवसाय करेगा, जिस भी लेवल का उद्योग होगा वो करेगा, उसके पास मजदूर होंगे, मजदूरों को वो मजदूरी देगा। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, कोई बता सकता है अभी? मिश्रित अर्थव्यवस्था सर। कैसे है मिश्रित अर्थव्यवस्था वो? क्योंकि यहाँ पर मतलब निजी, मतलब जो मतलब निजी लोगों के निजी लोग भी बिजनेस करते हैं सर, और जो गवर्नमेंट है सर वो भी, मतलब वो क्या बोलते हैं सर, हाँ, इसमें मतलब कुछ जो व्यवसाय हैं उन पर गवर्नमेंट का पूर्ण अधिकार है। जी सर। ठीक है, गवर्नमेंट उनका स्वामित्व अपने पास रखती है। और काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति अपनी पूंजी की सामर्थ्य के अनुसार पूंजी लगाकर अपना व्यवसाय कर सकता है। मतलब यहाँ पर बड़े उद्योगपति भी, जैसे हम बता सकते हैं, टाटा है, अंबानी है, अडानी है। तो जैसे आप देखोगे तो रिलायंस है, मतलब मोबाइल सेक्टर में भी है, एनर्जी सेक्टर में भी है, फूड सेक्टर में भी है, मोटर वाहन सेक्टर में भी है। ठीक है, और
ऐसे ही देखे तो इन्हीं सभी सेक्टर के अंदर जैसे बीएसएनएल है ना, रेलवे है, तो ये कुछ इनका स्वामित्व सरकार के पास है। तो सरकार और निजी स्वामित्व दोनों का ही देखने का रूप मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होगी वहां पर सरकार सारा जो नियंत्रण है पूंजीपतियों के हाथ में दे देती है। पूंजी जिसके पास होगी वो पूंजी का निवेश करेगा, लाभ कमाने के लिए करेगा, और वो उद्योगों की स्थापना करेगा, जो भी व्यवसाय करेगा उसको अपनी पूंजी से चलाने की कोशिश करेगा। उसमें सरकार का रोल इतना नहीं होता है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे आवश्यक भाग तो है पूंजी। निजी लाभ पर आधारित होती है। इसके कुछ तत्व हैं, जैसे कि निजी तो स्वामित्व, जो उत्पादन के जो साधन है उन पर जो स्वामित्व है वो निजी होगा, सरकार का नहीं होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या होगा? निजी लाभ कमाना। तो ये इसके मुख्य तत्व कहलाते हैं पूंजीवाद के। इसकी अगर बात करें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो इसके अंदर यही है महत्वपूर्ण कि व्यक्ति के पास मतलब निजी संपत्ति होनी चाहिए। उत्पादन के जो साधन है जैसे भूमि है या पूंजी है या औजार है, उपकरण है, उस पर निजी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है। कोई एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह संग्रह इनका मालिक होता है। ठीक है, और उत्पादन के साधनों का उपयोग निजी काम के लिए किया जाता है, और सरकार भी कई बार कानून बनाकर उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता भी देती है इसमें। ठीक है, तो मान्यता इसमें कुछ कानून भी बनाती है। गैर कानूनी ढंग से प्राप्त संपत्ति पर रोक भी लगा सकती है अगर सरकार चाहे तो। ठीक है, उसके अलावा को क्या होती है विशेषता? उत्तराधिकार और विरासत का नियम काम करता है इसके अंदर। निजी अधिकार होता है, इसलिए संपत्ति का जो मालिक है वो अपनी मृत्यु के बाद या अपनी जीते जी अपनी इच्छा से उसका अधिकार जो है किसी और को भी सौंप सकता है, उत्तराधिकार में दे सकता है। ठीक है, इस मतलब संपत्ति का जो अस्तित्व है, व्यक्ति रहे ना रहे उसके बाद संपत्ति का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। इससे पूंजीवाद को स्थायित्व मिलता है। तो ये भी एक विशेषता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है? व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार अकेला या कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर, कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर का मतलब ये है कि जैसे डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स होते हैं ना बड़ी बड़ी फर्मों में, तो ऐसे कुछ व्यक्ति मिलकर भी कोई बड़ा व्यवसाय का गठन कर सकते हैं। जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, और इस व्यवस्था में देखें तो कारीगर और मजदूर भी अपनी इच्छा अनुसार काम धंधा चुन सकते हैं। ठीक है, वही उनको जरूरी है किसी को किसी इंडस्ट्री में काम करना है, किसी को टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करना है, किसी को मोटर इंडस्ट्री में काम करना है, तो कारीगर और मजदूर के पास भी विकल्प रहते हैं चुनने के। हालांकि इसके लिए साधन और योग्यता का जो वो डिपेंड जरूर करती है, टेक्निक मतलब स्किल उनकी। और इसकी विशेषता क्या है? उसके अलावा विशेषता भी इसका जो उद्देश्य होगा वो निजी लाभ होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब इस व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसके पीछे उसकी एक मानसिकता यही होती है अधिक से अधिक लाभ कमाने की इस अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, उसको समाज या देश की या राज्य की उन्नति के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, वो अपने लाभ के बारे में सोचता है। वो इस प्रकार से अपने साधनों का उपयोग करेगा कि जिससे उसको वस्तुओं या सेवाओं को जिसका वो निर्मित कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। ठीक है, तो लाभ की संभावनाएं ज्यादा होगी। निजी लाभ के बगैर पूंजीवाद का अस्तित्व नहीं हो सकता। बड़े स्तर पर उत्पादन होगा इसमें, जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन मार्केट में बिकेगी उतना ज्यादा उसका लाभ होगा। ये प्रक्रिया उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और जो लागत है उसके मूल्य को कम करने के लिए जो पूंजीपति है वो तकनीक का प्रयोग करने के लिए अग्रसर रहता है, हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहेगा, जिससे उसकी लागत जो है प्रोडक्शन की वो कम से कम है। ये विशेषता है। उसके अलावा वस्तु का उत्पादन करना, ठीक है, ये भी विशेषता है। वस्तु का उत्पादन निजी उपयोग के लिए नहीं करता, बल्कि क्रय विक्रय करने के लिए, इसके लिए करता है। सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें जो उत्पादन, उसमें भी उत्पादन होता था, लेकिन उसमें उत्पादन सीमित स्तर पर होता था। ठीक है, क्योंकि जैसे गांव वगैरह में जो वस्तु बनाते थे, मान लीजिए कुम्हार है या फिर कोई और चीज बनाने वाला है, बढ़ई है या जो भी है, तो वो अपने गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते थे। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तु है उसका जो प्रोडक्शन है उसका विनिमय होता है। ठीक है, और तो
तो इसलिए उनका प्रोडक्शन है बहुत बड़े लेवल पर होगा, वस्तु उत्पादन इसमें होता है। एक विशेषता इसकी ये है कि इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धा, खुली मतलब ओपन कंपटीशन होता है, उसी के आधार पर ये टिकी होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, हर जो निर्माता है वो अपने उत्पाद को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करता है ताकि उसका जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्ट है जो माल बाजार के अंदर बिक सके और टिका रह सके, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है ताकि जब ज्यादा बाजार में बिकेगा तभी उसको लाभ होगा। तो ये इसकी एक सकारात्मक मतलब विशेषता है। उसके अलावा इसकी एक सकारात्मक विशेषता ये भी है कि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चॉइस ऑफ कंज्यूमर का बड़ा ध्यान रखा जाता है, उपभोक्ता की पसंद का। तो उपभोक्ता इसके अंदर एक किस्म से आप मान सकते हो कि राजा की तरह होता है। ठीक है, उसकी पसंद बड़ी अहमियत रखती है इस अर्थव्यवस्था में। उत्पादक जो होगा वो उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे लाभ मिलने की संभावना ज्यादा हो और जिसको उपभोक्ता ज्यादा पसंद करता हो। अब कोई ऐसी चीज जिसको उपभोक्ता को जो पसंद ही ना आए तो मार्केट से बाहर हो जाएगी, इसलिए इसमें उपभोक्ता की पसंद का बड़ा ध्यान रखा जाता है। कोई भी चीज मार्केट में अगर लानी है तो उसके यूज की होगी तभी, उसके पसंद की होगी तभी उपभोक्ता उसको खरीदेगा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। बाजार की भूमिका बड़ी अहम रहती है, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामंतवादी व्यवस्था में तो गिल्ड व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बाजार का इतना रोल नहीं था, भाई सीमित थे उसके अंदर उत्पादन करने वाले, उन्हीं से लोग खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर बाजार बड़ा अहमियत होता है, बाजार की आवश्यकताओं के हिसाब से ही प्रोडक्शन तैयार किया जाता है इसके अंदर। और इसमें बाजार एक स्थान मतलब एक देश के अंदर भी हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार इसके अंदर हो सकता है। अभी आप देखोगे तो अब सोशल मीडिया के जमाने में तो आप देख सकते हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन देखते हो तो ई कॉमर्स का जमाना है, तो आप देख सकते हो कि बाजार कितना बड़ा हो गया। आप घर बैठे बैठे चाइना से भी किसी भी देश से कोई भी प्रोडक्ट आप मंगा लेते हो, पहुंच जाता है, तो इसमें बाजार बहुत बड़ा हो जाता है। नकारात्मक विशेषता की बात करें तो इसमें आय और जो धन का वितरण है वो हमेशा असमान होगा। धन कमाने के साधन पर बहुत कम लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, वो अपने जो कारखाने होते हैं उनके अंदर मजदूरों को काम पर लगाते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन उनसे करवाते हैं और उनको मजदूरी ताकि लागत कम हो कम से कम देते हैं। ठीक है, इतनी मजदूरी दी जाती थी इस अर्थव्यवस्था में। अभी तो काफी बदलाव आ गया, जब शुरुआत हुई थी तो उनको केवल इतनी मजदूरी दी जाती थी कि केवल अपना पेट भर सके। उनकी जो मेहनत थी इनकी कई घंटे उनको वो अपने लाभ के लिए यूज कर लेते थे। इससे क्या होता था कि पूंजीपति तो अधिक धनवान होता जाता है और जो मजदूर है वो गरीबी का जीवन ही जीते रहते हैं। छोटे व्यापारी और दुकानदारों में भी लाभ कम नजर आता है क्योंकि असली लाभ जो प्रोडक्शन निर्माता है वो ले लेता है। तो ये धन का जो असमान वितरण है देखने के मिलता है, ये भी एक विशेषता है। तो पूंजी के निवेश के द्वारा धन कमाने की प्रणाली है ये। वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ताकि बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाया जा सके। उत्पादन के जो साधन उस पर निजी स्वामित्व देखने को मिलता है। मजदूर जो है मजदूरी पाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए हमेशा पूंजीपति प्रयास करता रहता है, इसलिए इसके लिए वो तकनीकों का प्रयोग भी करता है। ये विशेषताएं हैं अगर पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की या पूंजीवाद की विशेषताएं बताइए। अब बात ये आती कि पूंजीवाद से पहले जैसे हमने वाणिज्यवाद पढ़ा, उससे पहले सामंतवाद पढ़ा, तो ऐसे क्या कारण थे कि ये अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। सबसे पहले यूरोप में ही इसका विकास हुआ। ठीक है, और वही बात है कि इसका भी जो उदय है वो किसी एक घटना या किसी एक कारण का नतीजा नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने मिलकर काम किया पूंजीवाद के विकास में भी। तो उसके जो विकास के कारण है वो डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज क्लियर आप लोगों को? यस सर जी। और फिर पूंजीवाद क्या है वो बता सकता है, पूंजीवाद का अर्थ या परिभाषा? देखिए सर, पूंजीवाद उस आर्थिक व्यवस्था को कह सकते हैं जिसमें पूंजी की प्रधानता हो। और जो पूंजीवाद व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने की भावना रखती है सबसे ऊपर। बिल्कुल, साधारण रूप से बात करें तो बिल्कुल पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग होता है और इस व्यवस्था का संचालन एक व्यक्ति
या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। और जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जिनके पास पर्याप्त धन होता है, वो बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन करते हैं और उस धन से कच्चा माल और औजार खरीदकर बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाकर प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उस प्रोडक्ट को बाजार में उतारते हैं और फिर उससे वो बेचकर लाभ कमाते हैं। ठीक है, इसमें इसके दो तत्व जो है जिसके अंदर देखने को मिलते हैं, एक तो निजी स्वामित्व और एक निजी लाभ को कमाना। तो ये इसका अर्थ आप लिख सकते हो। विशेषताओं की बात करें तो मैंने जो बताई थी आपको, भाई निजी स्वामित्व, निजी संपत्ति की बात होती है इसके अंदर, उत्तराधिकार और विरासत का नियम काम करता है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। उसके अलावा जो उत्पादन का उद्देश्य है वो निजी लाभ कमाना होता है, बगैर निजी लाभ के पूंजीवाद का अस्तित्व नहीं है। प्रोडक्शन जो है वो बड़े स्तर पर होती है, उत्पादन, और वस्तु का उत्पादन जो है, उत्पाद तैयार किया जाता है कोई ना कोई। प्रतिस्पर्धा का नियम काम करता है इसके अंदर, उपभोक्ताओं की पसंद का ध्यान रखा जाता है, बाजार की भूमिका भी होती है, और आय और धन का असमान वितरण है वो भी देखने को मिलता है इसके अंदर। बात करेंगे हम कि पूंजीवाद का उदय हुआ किन कारणों से। तो पहला कारण तो सामंतवाद खुद है। इससे पहले की जो व्यवस्था थी फ्यूडलिज्म, ठीक है, मध्यकाल की बात करें तो यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था में क्या होता था, सामंत जो थे भूमि और धन के स्वामी थे, सामंत थे अलग अलग, ठीक है, वो किसान जो उनकी भूमि पर काम करते थे उनकी उपज का अधिकांश भाग वो कर के रूप में ले लेते थे उनसे, और किसानों के जो प्राप्त इन्होंने धन का प्रयोग किया है उसका प्रयोग किस में करते थे, सेना के रखरखाव में या फिर खुद के भोग विलास में खर्च करते थे इसको। तो ऐसी व्यवस्था थी। जब ये व्यवस्था थी तो बाद में धीरे धीरे इसके कई सारे जब आप पढ़ोगे मेडिवल हिस्ट्री में पतन के कारण सामंतवाद के, तो आपको पता चलेगा। तो जब ये व्यवस्था मतलब गिरने, पतन होने लगा इसका, तो कुछ सामंतों ने जो था वो अपना धन जो था वो धीरे धीरे फिर व्यापार और वाणिज्य में लगाना शुरू कर दिया। जो समझदार थे उनके अंदर कुछ ज्यादा ही चतुर थे जो सामंत, ठीक है। उस समय भाई लोग भी बहुत सारे थे उत्पादन के कार्यों में काम करने के लिए, क्योंकि कृषि पर दबाव अधिक था तो और कोई व्यवसाय था नहीं। लेकिन जब व्यापार वाणिज्य में धन लगाना शुरू किया तो कारीगर भी मिलने शुरू हो गए इनको, ठीक है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण दो तत्व चाहिए, एक तो पूंजी, दूसरा श्रमिक, तो वो पर्याप्त मात्रा में उस समय थे। तो धीरे धीरे जो ये सुविधाएं उस समय थी, इन्हीं सुविधाओं ने पूंजीवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगी थी तो नए विकल्प तलाशे गए। एक कारण तो खुद सामंतवाद है। दूसरा बात करें तो पुनर्जागरण, रेनेसा, पुनर्जागरण ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पुनर्जागरण जब यूरोप के अंदर आया तो साहित्य में, कला में, विज्ञान, धर्म, ठीक है, शासन के अंदर भी बात करें तो काफी सारे परिवर्तन हुए मतलब इसमें। और कुछ ऐसे विचारक भी आए जिन्होंने मानवतावाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा भी जो व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है उसका समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि परलोक के बजाय इस लोक को सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी भावना का प्रचार किया गया, ठीक है। तो जो पुनर्जागरण था उसने मानव को पारलौकिक से भौतिकवादी बना दिया। खुद के जीवन को सुधार करने के लिए अब व्यक्ति को धन की आवश्यकता थी, धन कमाने के लिए वो अग्रसर हुआ। वाणिज्यवाद में भी हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण के कारण वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के कारण पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिला। धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन जो हुआ है ना, धर्म सुधार आंदोलन ने एक तरफ तो धर्म में और राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन किए, दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन किए। सामंतवादी व्यवस्था जो थी वो चर्च और पोप जो था उसका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव होता था राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, है ना। लेकिन जो चर्च था, जो कैथोलिक चर्च था पहले, वो व्यापारिक गतिविधियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता था, जैसे कि ब्याज पर रुपया लेना और देना दोनों को ही पाप समझा जाता था, और ज्यादा पूंजी को इकट्ठा करना भी पाप माना जाता था। अच्छा नहीं समझा जाता उस व्यक्ति को जो ज्यादा धन का एकत्रण करता था अपने पास। तो इन सब कारणों से जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा था उसमें। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के बाद में इस व्यवस्था में बदलाव आता है। प्रोटेस्टेंट चर्च जो था वो पूंजीवाद के उदय के लिए उसने वो पृष्ठभूमि तैयार की जिस पे फिर आगे चलकर पूंजीवाद का विकास हुआ। फिर भौगोलिक खोजें हैं, उस समय काफी सारी ऐसी भौगोलिक खोजें हुई जिसने पूंजीवाद के विकास में सहायता करी। नए देशों की खोज हुई, नए रास्तों की खोज हुई, ठीक है। कंपास, जो कंपास है दिशा सूचक यंत्र, उसका विकास हुआ। जो बड़े बड़े जलयान थे, पाल,
बड़े कपड़े से जो चलते हैं हवा के सहारे, ठीक है। तो ऐसे दूर दूर की यात्राएं करना आसान हो गया। तो फिर उस समय फिर अमेरिका यूरोप के कई देशों से निकले नाविक, दूसरे नए नए देशों को खोज लिया गया, अफ्रीका को खोज लिया गया, भारत के नए रास्ते को खोज लिया गया, अमेरिका को खोज लिया, ठीक है। तो इसके कारण व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। तो जो नए देशों से इन लोगों को धन जो प्राप्त हुआ व्यापार वाणिज्य के द्वारा, उस धन का जो संचय था वो यूरोप में होने लगा लोगों के पास। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूरोप ने फिर कई देशों में उपनिवेश भी बनाए और उपनिवेशों से भी धन प्राप्त किया, और जो धन था वो यूरोप के अंदर लोगों के पास पहुंचने लगा। और जो पूंजी इकट्ठी हुई यूरोप में, तो उस पूंजी ने भी पूंजीवाद के मार्ग को प्रशस्त किया फिर आगे चलकर, क्योंकि पूंजीवाद के लिए पूंजी चाहिए थी। तो पूंजी कहाँ से आई? हुई वाणिज्यवाद के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई है उस समय था 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। जो यूरोप है उसके अंदर कई ऐसे शक्तिशाली और निरंकुश राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में, पुर्तगाल, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, काफी सारे देश थे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है। एक तरफ तो जहां ये राज्य थे वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यापार और वाणिज्य को सहारा दे रहे थे, और जो नई नई खोजें हो रही थी उसके कारण फिर उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी। तो इससे भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही थी। हम जैसे भारत के अंदर अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यहाँ से जो धन का कमाया, तो वहां उस धन के द्वारा वो टैक्स देते थे अपने देश में, जिसके कारण वो बड़ी बड़ी सेना रख सके। तो उन लोगों ने इस व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, और खुद के देशों में भी उनके पास जब धन आया, अच्छी सेना उनके पास हो गई, तो अपने देश के अंदर भी शांति व्यवस्था, कानून की स्थापना, इस तरह के काम वो कर पाए, जिसके कारण पूंजीवाद के लिए सकारात्मक माहौल तैयार वहां हो गया, ठीक है। तो ये भी पूंजीवाद के लिए सहायक था। फिर बात करें जो धातु थी, धातु चाहे उसमें सोना हो, चांदी हो या लोहा हो, इनके खनन पर जोर दिया गया धीरे धीरे। इस धातुओं के दोहन ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, इसमें बात करें तो लोहे का, पूंजीवाद के जन्म को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो लोहे का उत्पादन, क्योंकि लोहा है वो उद्योग में भी प्रयोग किया गया और कृषि में भी, दोनों के लिए आवश्यक वस्तु थी। तो लोहे की जो खदानें थी उनकी खुदाई पर ध्यान दिया गया, ठीक है। फिर उसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, इनका उत्पादन भी बढ़ाने के लिए खनन किया गया। अमेरिका के अंदर कई सारी ऐसी खानें खोज ली गई जहाँ सोना और चांदी बड़ी मात्रा में मिलता था। उसी सोना और चांदी से फिर भारत से मसाले और जो सूती कपड़ा और ये खरीद सके ये लोग, व्यापार वाणिज्य अपना चला सके। सिक्कों का प्रचलन आ गया, जब धातु ज्यादा इनके पास आई तो सिक्कों का प्रचलन आया, जिसने फिर व्यापार को सहारा दिया और जिससे पूंजीवाद को भी फायदा हुआ। मशीनें, लोहे के खाने मिलने से फिर मशीनों का, बड़ी बड़ी मशीनें बनाना संभव हो पाया, ये भी धातु के दोहन ने संभव बनाया। तो इस सारी चीजों ने मिलकर पूंजीवाद व्यवस्था को बनाने में काफी योगदान दिया है। बात करें फिर आगे तो कई ऐसे नगरों का विकास हुआ जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, ठीक है। तो वहां जैसे कि पूर्वी यूरोप के अंदर है कई, रोम है, मिलान है, वेनिस है, ठीक है। ऐसे इंग्लैंड के अंदर कई नगर थे 15वीं-16वीं शताब्दी की बात करें तो जो बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ व्यापारिक गतिविधियों के कारण, तो वहां पर आकर फिर व्यापारी और पूंजीपति बसने लगे, और अधिक धन कमाने के लिए वहां उनको माहौल मिलने लगा वैसा, वो और प्रयास करने लगे, वस्तु का उत्पादन करने के लिए फिर वो प्रेरित होने लगे, ठीक है। उन्होंने फिर उद्योग धंधे लगाने शुरू किए, तो उसने भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। तकनीकी क्षेत्र में कई परिवर्तन आए, कई ऐसे आविष्कार हुए विज्ञान की मदद से, ठीक है, जिससे पूंजीवाद को फायदा हुआ। जैसे कि उपकरणों का प्रयोग, एक तो जो तकनीकी उपकरण थे जो उन्नत किस्म के थे, एक तो वो कारीगर जो काम करते थे उनके समय की बचत कराते थे, दूसरे उससे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाती थी, गुणवत्ता भी बढ़ती थी, ठीक है, और लागत में कमी भी इनके कारण आई, व्यापारियों का इससे मुनाफा बढ़ गया, ठीक है। तो इन तकनीकी परिवर्तनों से हम देखते हैं कि बाद में फिर कई मशीनें आएंगी, जैसे कि बुनाई मशीन है, टेलीग्राफ है जिससे संचार साधनों का विकास हुआ, रंगाई की मशीन है, भाप इंजन है, टायर का प्रयोग करना शुरू किया है, टेलीफोन है, तो सिलाई मशीन है, जिनके कारण फिर कई वाणिज्यिक गतिविधियों को सहारा मिला। तो इससे बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे उद्योग लगे जिनसे वो अपना माल तैयार करके मुनाफा कमाने के लिए दूसरे देशों में भेजने शुरू कर दिए उन्होंने। औद्योगिक
औद्योगिकरण जो इंग्लैंड के अंदर हुआ उसमें पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और औद्योगिकरण के अंदर औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास को सहारा दिया। बैंकों का विकास हुआ। जब वाणिज्यवादी व्यवस्था के अंदर हमने पढ़ा था भी बैंकों का विकास हुआ था कई जगह। मतलब पहले सामंतवादी व्यवस्था में तो क्या होता था, महाजनों से ही मतलब पैसा लेते थे और वो उनका ब्याज लगाने का जो तरीका था वो भी सही नहीं था, तो व्यापारियों को बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के पास व्यापार के माध्यम से पूंजी इकट्ठी होने लगी और लोगों को व्यापार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगी, तो कई जगह पर कई देशों में बैंकिंग सिस्टम की स्थापना हुई। ठीक है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्पेन, बैंक ऑफ हैम्बर्ग, नेशनल बैंक ऑफ स्वीडन। ठीक है, तो बैंकों में जो व्यापारी थे अपनी बचत जमा कर सकते थे और उस पर उन पर ब्याज मिलता था और आवश्यकता पड़ने पर मतलब ब्याज के ऊपर ऋण भी लेने लगे वो बिजनेस में लगाना पड़ जाए तो ये ऐसा एक व्यवस्था विकसित हुई बैंकिंग व्यवस्था। इसने भी पूंजीवाद के अंदर काफी बड़ा योगदान दिया। मतलब पूंजी अगर आपके पास है तो आप उसको बैंक में निवेश करके पैसा कमा सकते हो। अगर आपको व्यापार करना है या उद्योग धंधा लगाना है तो आपको ब्याज में पूंजी मिल जाती थी। बीमा प्रणाली जब विकसित हो गई तो इससे व्यापारियों का जो जोखिम था, बड़े बड़े देशों में दूर दूर तक बहुत सारा माल लेकर वो जहाज के द्वारा जाते थे, समुद्री जहाज को लुटेरे लूट लेते थे, डूब जाता था, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाते थे, तो बहुत जोखिम थे। लेकिन जब बीमा प्रणाली शुरू हुई, लेकिन निश्चित राशि हर्जाने के रूप में मतलब लेकिन प्रीमियम के तौर पर कुछ राशि उनको देनी पड़ती थी और बाद में जब जिसका नुकसान हुआ है व्यापारी का, उसको कुछ हर्जाने के तौर पर निश्चित राशि मिल जाती थी। तो जो उनकी हानि होती थी वो उसकी आशंका काफी कम हो गई। ठीक है, बीमा कंपनी को भी फायदा होने लगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक आपदा आएगी या फिर उस व्यापारी को नुकसान पहुंचेगा बदले में, लेकिन वो बीमा करने के बदले में जो पैसा लेते थे उससे व्यापारिक कंपनियों को भी फायदा हुआ क्योंकि बहुत सारे व्यापारियों ने इस प्रणाली को अपनाया। तो एक जो सुरक्षित माहौल जो तैयार हुआ बिजनेस के लिए, तो इसने भी पूंजीवाद को सहारा दिया विकसित करने में। ठीक है, और एक ऐसा समय था जब ये वाणिज्यवाद के बाद में जब यूरोप के कई देशों में संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना हुई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, जिसमें बहुत सारे हिस्सेदार होते थे और वो अपने मतलब शेयर सिस्टम जो स्टॉक होता ना, ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इस तरह की ऐसी शुरुआत हुई, जिसके कारण क्या था कि एक व्यक्ति अगर अपने धन का प्रयोग करके कोई बड़ा व्यवसाय ना कर पाए तो बहुत सारे व्यक्ति मिलकर बड़ी कंपनी की शुरुआत कर सकते थे और शेयर जिसके हिस्से में जितने शेयर आते थे उतना उसको अनुपात में लाभांश भी प्राप्त हो जाता था। तो ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है, इसने पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में मतलब अच्छा काम किया। बहुत सारे ऐसे नए पूंजीपति वर्ग उभर कर आए जिन्होंने रिस्क लिया, अपनी पूंजी का निवेश किया, खासकर इंग्लैंड के अंदर। और जो पूंजीपति थे ये कौन थे? वो किसान जो अच्छे थे आर्थिक तौर पर, या बड़े जमींदार जिन्होंने व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा कर लिया था, और कुछ ऐसे श्रमिक भी थे जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर परिश्रम करके काफी सारा पैसा कमा लिया था। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उस पैसे का प्रयोग करना शुरू किया बिजनेस के अंदर फिर। ठीक है, तो नया पूंजीपति वर्ग भी उभर कर आया। राजनीतिक अर्थशास्त्रियों की भूमिका भी इसमें रही। कई सारे उस समय राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। फ्रांस में है फिजियोक्रेटस का नाम आता है, महत्वपूर्ण है। लुई 15वें का दरबार में क्विसेन था एक। तो ऐसे कई राजनीतिक अर्थशास्त्री रहे उस समय। एडम स्मिथ है इंग्लैंड के अंदर। तो इन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी, ऐसे विचारधारा का प्रचार किया जिससे लोगों को मतलब प्रेरित किया, जिसने पूंजी लगाकर लाभ कमाने के लिए। तो ये सारे कारण थे जिन कारणों से पूंजीवाद का विकास हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग पूरे यूरोप के अंदर ये भावना देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन आए पूंजीवाद के उदय के कारण दर्शाइए, तो आपको ये सभी पॉइंट उसमें बताने हैं जो मैंने आपको बताए, जिसमें सामंतवाद है, पुनर्जागरण है, धर्म सुधार आंदोलन है, भौगोलिक खोजों का नाम आप ले सकते हो, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, धातुओं का दोहन अधिक से अधिक, बड़े नगरों का विकास, तकनीकी क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन, बैंकिंग का विकास, बीमा प्रणाली का विकास, ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी मतलब संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना, नए पूंजीपति वर्गों की भूमिका,
और राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का प्रभाव। ये सारे आप लिख सकते हो उसके जवाब में। आगे बात करें पूंजीवाद के प्रभाव क्या पड़े, क्या इफेक्ट्स हुए कैपिटलिज्म के। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव इसके पड़े हैं, देखने को मिलते हैं। कृषि में बात करें तो कृषि को काफी प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया कृषि को, कोई बताएगा? पूंजीवाद ने जैसे उपकरण बनाने के लिए भी पूंजी बना दी, पूंजी लगा दी उस चीज में, तो कृषि ज्यादा ज्यादा बड़े लेवल पे होने लगी, उपकरण बन गए थे। पूंजीवाद जो है उसमें पूंजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बिजनेस में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती थी। जो जो भूमि के स्वामी थे खासकर, उनको लगा कि कृषि अब उतना व्यवसाय नहीं है, हमें दूसरी जगह पूंजी का निवेश करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनसे लगान के बदले में अनाज लेने की बजाय नगद धन मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस अनाज को कहीं और बेचो, हमें तो पैसा चाहिए नगद। दूसरा, लगान के अंदर जो भूमि कर था उसके अंदर वृद्धि भी कर दी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, किसान जो था वो बड़ी दरों के साथ में नगद में, क्योंकि किसान के पास नगद कहां से आएगा, अगर कहीं और जाके बेचेगा तो वो जरूरी नहीं उसको उतना अच्छा रेट दे, वो असमर्थ थे बेचारे। अगर वो नहीं लगान चुका पाए तो उनसे जमीनें छीन ली गई, फिर वो मजदूर बनकर भाड़े के मजदूर बन गए, कहीं और जाकर काम कर रहे हैं। तो जो प्रभावशाली जमींदार थे ऐसे समय में फिर क्या हुआ, उनके पास ज्यादातर जमीनें उनके हाथ में चली गई, और फिर वो मजदूरों को, किसानों को मजदूर के तौर पर उनसे खेती करवाने लगे, थोड़ा सा वेतन दे देते थे। ठीक है। और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है उस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो और बाकी मजदूर की बनकर रहे। तो कृषि में भी वही सिस्टम लागू हो गया। पहले तो किसान अपने उत्पादन का साधन, उत्पादन करता वो खुद था, उसका स्वामी वो खुद था, बस लगान के बदले में कुछ लगान दे देता था। लेकिन अब वो उसी भूमि पर मजदूर बन के रह गया। बहुत सारे इंग्लैंड के अंदर ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था के चलन के कारण बहुत सारे किसान जो थे जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। इंग्लैंड के अंदर कृषि क्रांति आएगी, कृषि क्रांति आने के लिए बड़े बड़े खेत चाहिए होंगे, तो बहुत सारे किसान जो छोटे थे वो टिक नहीं पाए इस सिस्टम के अंदर, मजदूर बन के रह गए। गिल्ड व्यवस्था थी एक, जो पहले श्रेणी व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जो उत्पादन था वो गिल्ड व्यवस्था के माध्यम से होता था। प्रत्येक श्रेणी होती थी, प्रत्येक प्रोडक्ट की अलग अलग, तो वो वस्तु का उत्पादन करते थे और उनको बेचने के लिए कुछ नियम बने होते थे, उनका कोई समूह होता था। ठीक है, सीधा ग्राहक के साथ संबंध होता था उनका। तो गिल्ड व्यवस्था थी जो थी वो, उसको खत्म कर दिया इसने। अब गिल्ड व्यवस्था नहीं रही, अब कहीं भी बेच सकता है और वो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का उत्पादन कर सकता है। गिल्ड व्यवस्था क्या होती थी, मान लीजिए कोई काम करता है बर्तन बनाने का, तो वो बर्तन बनाने के जितने भी कारीगर है वो उनका एक अपना समूह होता था, वो अपना एक रेट तय करते थे और उनके अपने अपने एरिया के हिसाब से उनके फिक्स ग्राहक होते थे, उनसे सीधा संपर्क करते। इस व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था ने खत्म कर दिया। अब कोई भी उत्पादन करने के लिए अपने जिसके पास पूंजी है वो उद्योग धंधों का विकास कर सकता है, और उसको बेचने के लिए जरूरी नहीं वो कहीं भी बेच सकता है, देश में बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है। तो गिल्ड व्यवस्था को खत्म कर दिया। गिल्ड व्यवस्था सामंतवादी अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिलती थी। ठीक है। उपभोक्तावादी संस्कृति जो कंज्यूमर कल्चर है उसका विकास हुआ, जिसके कारण फिर हम देखते हैं कि लोगों का जो रहन सहन और खान पीन में बदलाव आया काफी सारा है। पहले जो मध्यकाल में धर्म पर आधारित जीवन शैली थी, अब भौतिकतावादी हो गई। मध्यकाल में तो केवल सामंत वर्ग थे जो अच्छा जीवन स्तर जीवन व्यतीत करते थे। आम आदमी के लिए तो कपड़ा खाना पीना बहुत कम उसको उपलब्ध होता था, निम्न श्रेणी का था। लेकिन जब पूंजीवाद व्यवस्था आई तो इसने लोगों को ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो इंसान के जीवन को सुखी बना सकती थी उसको आसानी से उपलब्ध होने लगी। मध्यम वर्ग का विकास हुआ इसके अंदर। मध्यम वर्ग ने उन वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया, उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। और फिर धीरे धीरे निचले स्तर तक भी जो और लोग थे उन तक भी वस्तुएं पहुंची, और जो व्यापारी थे वो भी उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे ताकि ज्यादा बिक सके। तो उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया। अब आप देखते हो कि आज मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कोई एक व्यक्ति खरीद सके कोई और व्यक्ति ना खरीद सके। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही देन है। पहले बहुत फर्क होता था इस चीजों में।
समाज में कई ऐसे प्रमुख वर्ग उभर कर आए पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर। जैसे एक वर्ग तो जो था दो वर्गों में बट गया, खासकर अगर बात करें तो मुख्य तौर पर तो एक वर्ग तो था जो कहलाया पूंजीपति वर्ग, और एक वर्ग जो मजदूर थे उनको बोला गया सर्वहारा, मतलब सब कुछ जो हार चुके हैं। दो वर्गों का विकास हुआ। धीरे धीरे फिर बाद में एक मध्यम वर्ग भी देखने को मिलना शुरू हुआ। मध्यम वर्ग में जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं या ठेकेदार हैं, ये लोग मध्यम वर्ग में आ गए फिर। और ये काफी महत्वपूर्ण हो गया ये वर्ग, क्योंकि मेहनत कश थे, इनके पास ज्ञान भी थी, बुद्धि भी थी, स्किल भी थी। ठीक है, तो ये राजनीति को भी प्रभावित करने लगे आगे चलकर फिर मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग का विकास हुआ, सर्वहारा वर्ग का विकास हुआ, पूंजीपति वर्ग का वर्ग। नए उद्योग धंधों का जो उदय हुआ इसी अर्थव्यवस्था के अंदर, जैसे खनिज उद्योग है, मुद्रण है, प्रकाशन है, जहाजों का निर्माण है। तो ऐसे कई नए उद्योग हुए। वो रोकने वाला एक मिनट। इसकी चाबी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा बाजार तंत्र का विकास इसके अंदर हुआ, बाजार का विकास हुआ, है ना, क्योंकि बाजार पर डिपेंड थी ये व्यवस्था। कई सारी ऐसी वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ, बीमा क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक है, कई तो वित्तीय संस्थाएं विकसित हुई। उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि अगर ज्यादा पूंजी से लाभ कमाना है तो आपको अपने देश के अलावा बाहर जाकर व्यापार करना पड़ेगा, और वहां आपके अनुसार परिस्थितियां हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था हो, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। फिर उपनिवेशन में लोगों का शोषण बढ़ा, ये भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और बाद में हम देखते हैं कि फिर पूंजीवादी व्यवस्था ने ही लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना पर भी ध्यान दिया। ये सारे इसके प्रभाव हैं। प्रभाव दिखा सकते हो, श्रमिकों का शोषण बता सकते हो इसके अंदर आप। और जब मजदूरों का शोषण शुरू हुआ तो बाद में धीरे धीरे फिर मजदूर यूनियंस का गठन हुआ। मजदूरों ने अपनी यूनियन बनानी शुरू की, अपने अधिकारों की मांग करनी उन्होंने शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं कि बाद में समाजवाद और साम्यवाद की भावना को बल मिला। समाजवाद और साम्यवाद की जो विकास हुआ वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही एक परिणाम था। ये सारे इसके प्रभाव, ये सारे आप दिखा सकते हैं इसके अंदर।